नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक या एपिसोड में जो ये बताया गया था कि एक सेंट्रल विस्टा का निर्माण श्री मोदी जी करवा रहे हैं, वो कितना खतरनाक है इस देश के लिए। और जबकि सामरिक माने स्ट्रेटजिक जो एक्सपर्ट हैं, सामरिक दक्ष के जो लोग हैं, उनकी राय थी कि यहाँ पर जो मंत्रालय हमारे हैं और रक्षा से संबंधित जो यहाँ पर जो इस तरह से सेंटर्स या वो इंतजामात बनाए गए हैं, वह सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं। ये बहुत पहले की रिपोर्ट। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने ये सोच रखा था कि जब भी इस तरह का अवसर आएगा, मतलब कि जब भी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सत्ता का उपकरण हाथ में आएगा, तो यहाँ से जो मार्मिक मंत्रालय हैं, तो खास करके प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और साथ में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, और इसके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस, और इन सेनाओं के जो मुख्यालय हैं, जैसे सेना भवन, वायु भवन, नौसेना भवन, या अंग्रेजी में कहेंगे आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स, और वार रूम सहित, और सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी नागपुर हमारे जो इस देश के मध्य में है, लगभग मध्य में है, वहाँ पर इसको स्थानांतरित करने की इसकी योजना है, उसको लागू करेगा। और यहाँ पर किसी भी भवन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये 25 हमारे भवन को तोड़ने की बात चल रही है सेंट्रल विस्टा के नाम पर, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये जो कि भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं कि ये मुद्दा तो हमारा है। देखिए, जब भी कोई मुद्दा लोकप्रिय होता है तो मुद्दा चुराने में इस तरह के जो दल हैं, और उसमें सबसे दक्ष कौन है,
GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वो हमेशा लोकप्रिय मुद्दों को चुराने में हमेशा ये करती रही है और इसमें उसकी महारत हासिल है। उसी प्रकार ये भी जो भारतीय जनता दल ने रखा, तो इसके वीडियो को देख करके उसके आका लोगों ने जो छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा कर भेजा, तो ये बोल हैं कि ये मुद्दा तो हमारा था और यूट्यूब वाले सर जो है ये अब बता रहे हैं। उनका झूठ बस इसी बात से आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पकड़ सकते हैं कि यदि ये मुद्दा उनका था तो फिर ये मोदी जी सेंट्रल विस्टा क्यों ये बनवा रहे हैं। ये सवाल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बीजेपी से पूछें कि जो ये झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं सब कि नागपुर में इन मंत्रालयों को मैंने स्थानांतरित करने का मुद्दा तो हमारा था। तो जो जब तुम्हारा था तो सेंट्रल विस्टा तुम जो है वो क्यों बनवा रहे हो। ये अपने आप में जो विरोधाभास है वही दिखाता है कि ये कितना झूठ बोलते हैं। मुद्दा चुराने का दो एक वाक्य आपको बताते हैं कि किस तरह से मुद्दा ही चुराते हैं। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, ये कांग्रेस वाले आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थे और ये मुख्य रूप से ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे और वही काम वो कर रहे थे। और जनता के सामने ये कभी भी ये बात नहीं रखे थे कि अंग्रेज यहाँ से जाएं। इनका असली वहीं तक सीमा थी मांग की। हालांकि इसके पहले उनकी करतूत यह थी कि जब 1885 में अंग्रेजी सरकार ने ही अपने किसी अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में उसकी स्थापना करवाई थी, तो उसका काम यही था कि एप्लीकेशन पिटीशन दे करके कुछ थोड़ी बहुत माने बात सुन लेते थे, तो वही रेवड़ी आकर के बांटते थे कि देखिए हमने अंग्रेजी सरकार से ये बात की और ये रेवड़ी आप लीजिए। यही धंधा था और इसी के लिए वो बनाई गई थी, और बाकी तो दलाली और मुखबिरी का ही था। तो अंग्रेजों के विषय में, वो अंग्रेजी सरकार के विषय में इन समूहों की मांग अधिक से अधिक क्या थी? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का लबे लुबाब मतलब ये होता है कि शासन पद्धति आप कुछ भी रखिए, लेकिन उसका जो अंतिम शक्ति है, फाइनल अथॉरिटी है, वो अंग्रेजों के पास रहेगी। ये है लबे लुबाब डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन हमारे ये अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि जो है, ये कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, इनको पूर्ण रूप से भगा देना है, नामो निशान यहाँ न रहें। फिर ये तो देश तय करेगा कि किस तरह की पद्धति जो है देश पसंद करता है, उसको लागू किया जाए। लेकिन इनका हटना जो है वो पूर्व शर्त है। और ये जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया, हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इनका संदेश जो है बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही लोकप्रिय था। तो जब इस यानी अंग्रेजों को हटाने की बात का मुद्दा जब लोकप्रिय हुआ, और विशेष करके जब ये मुकदमा चल रहा था इन लोगों के ऊपर, तो अंग्रेजों को यहाँ पूर्ण रूप से भगाना है, ये मांग जो है हमारे अमर शहीदों की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, अशफाक उल्लाह की इत्यादि लोगों की, जब इतना जनता में लोकप्रिय होने लगा, तो फट से इन कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को चुराया। और 1929 में यही गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, और उसने 31 दिसंबर या 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में
रावी नदी के किनारे के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसके पहले जो है इन समूहों ने वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। तो ये हमारे अमर शहीदों का चुराव है, हमारे अमर शहीदों का वो मुद्दा कि भाई अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगा देना है। जब वो लोकप्रिय हुआ, वो ताकतवर हुआ जनता में, तो उन्हीं का ये चुराया हुआ मुद्दा है। तो उसी प्रकार ये झूठ बोलने वाले और उन्हीं की कार्बन कॉपी हैं ये, उसी जीएनपीसी की गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज की फितरत फितरत ही इनकी उसी डीएनए के ये कार्बन कॉपी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और जैसा कि कई एपिसोडों में भारतीय अवाम ताकत दल ने स्पष्ट किया था कि ये इनको समाप्त करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की फितरत, उन्हीं के डीएनए और उन्हीं के नक्शे कदम पर ये देश के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। नाम भले ये राष्ट्रवाद कर लें। तो ये झूठ बोल रहे थे कि ये मुद्दा जब भारतीय अवाम ताकत दल ने या मैंने कि भाई ये इन मंत्रालयों को वहाँ शिफ्ट कर देना है, किसी भी भवन को नुकसान नहीं पहुँचाना है। इससे अधिक से अधिक क्या होगा कि जो नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, वो खाली हो जाएगा और केंद्रीय सरकार के जो दफ्तर इधर उधर छिटके पड़े हैं वो इसमें वो हाउस हो जाएंगे, माने इसमें आकर के वो एडजस्ट हो जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों की एक मांग, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड उनकी है और बहुत ज़माने से मांग कर रहे थे कि एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो माने मद्रास में बनाई जाए। तो शायद ये भी मांग उनकी पूरी हो जाएगी यदि सर्वोच्च न्यायालय जो है नागपुर में बनाया जाता है। और यदि 4 मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय और सेना के तीनों प्रमुख और तीनों सेनाओं के मुख्यालय और वार रूम और सीडीएस सहित पहुंच जाते हैं, तो सामरिक दृष्टि से हमारा ये देश महफूज हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और चिंता मुक्त हो जाएगा। ये भारतीय अवाम ताकत दल की योजना है और इसको जब भी मौका आएगा इसको करेगा इसको। तो इसको ये सब जब चूँकि ये लोकप्रिय है तो इसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले चुराने लगे और झूठ बोलने लगे। और इनका झूठ उसी से पकड़ा गया कि यदि इनका मुद्दा था इनका, तो ये मोदी महोदय सेंट्रल विस्टा जो है वो क्यों बनवा रहे हैं। ये सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस झूठ बोलने वाली बीजेपी से जरूर पूछें। और उसमें एक और खतरनाक बात, इस समय हमारे एमपी जो है कुल मिलाकर के 795 मैंने 250 है राज्यसभा के, 545 लोकसभा के, तो 795 की बात है। ये जो नया संसद भवन बनवा रहे हैं वो 8 से नहीं बल्कि करीब 1012 है, कुल मिलाकर के माने 12-13 की व्यवस्था है नए संसद भवन में। ये मान के चल रहे हैं कि जो आबादी विस्फोट है, आबादी विस्फोट को पालना है, सांसदों की संख्या बढ़ानी है। यह देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्यों? कि आबादी विस्फोट को रोकना है। मान लीजिए कि इस समय जो लोकसभा के सदस्य हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोकसभा से, तो वो 10 लाख की आबादी पर हैं। यदि आबादी बढ़ भी गई तो 10 के स्थान पर वो 15 पर हो जाएंगे, 12 पर हो जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ानी है। क्यों? किस आबादी विस्फोट को रोक करके उसको ऋणात्मक दिशा में ले चल रहा है, ये इनके दिमाग में नहीं है। चूंकि इनके दिमाग में नहीं है, इसलिए ज़्यादा एमपी की ये बात करते हैं। यह भी इस देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। भारतीय जनता दल कहता है कि एमपी की संख्या हरगिज नहीं बढ़ानी है।
जो एक एमपी 10 लाख पर होते हैं वो 12 लाख और अधिक से अधिक 15 लाख हो जाएंगे। लेकिन संख्या नहीं बढ़ानी है। क्यों? कि आबादी विस्फोट को रोक करके आबादी उसको ऋणात्मक दिशा में, नेगेटिव ग्रोथ में ले जाना है और 30, 40, 50, 60 वर्षों में उसको फिर वही यानी 30-35 करोड़ पर लाना है। तभी इस देश में सुख आएगा, सुकून आएगा। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, आगे आने वाली पीढ़ियां, उनको चैन मिल पाएगा। वरना जिस तरह से आबादी विस्फोट हो रहा है, रोजगार और रोटी तो बहुत दूर की चीज, हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी रहने को, कितनी मारामारी फिरेगी और कितने कष्ट में पड़ जाएंगे हमारे आपके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ियां, माने जो कमिंग पोस्टेरिटी और नस्लें। तो ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये देश के साथ धोखा करने वाली, झूठे राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी महोदय ये आबादी विस्फोट को समस्या ही नहीं मानते। ये देखिए इनकी देश के खिलाफ गद्दारी, ये गद्दारी है। जो समस्या है इस देश को तो ये कभी नाम नहीं लेते हैं, बल्कि इसको जस्टिफाई करते हैं। इसका औचित्य की बात करते हैं। कहते हैं ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी आबादी का एक लाभांश है। जिसके दिमाग में आबादी विस्फोट जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हो, वो कभी इसको रोकने की बात करेगा, कभी आबादी विस्फोट को रोक करके वो यानी ऋणात्मक में ला करके अपने आगे आने वाली पीढ़ियों और बच्चों के लिए वो चिंता है उसको। यही तो दगाबाजी है बीजेपी की और धोखेबाजी है। एक और तो ये मोदी महोदय का देश के खिलाफ धोखेबाजी है, और दूसरे छुटभइये वो छुटभइये लोकसभा के सदस्य भी हैं, उनको छोड़ दिए हैं इन्हीं बातों को लेकर के समाज में एक भेद विभेद नफरत। वो जाकर क्या बोलते हैं, 10 बीबी 40 बच्चे। तो इनकी जो धोखेबाजी है, इसको कभी कभी अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। क्योंकि आबादी विस्फोट पर न तो बात करना, और जबकि भारतीय जनता दल कई एपिसोडों के माध्यम से, मैंने कथान के माध्यम से कहा था कि आबादी विस्फोट को भारतीय जनता दल की पहली प्राथमिकता है। और इसके विषय में जैसा कि उन एपिसोडों में बताया गया है कि ये कानून लाने के पहले सभी पक्षों से बात करेगा, उनको समझाएगा कि यह राष्ट्रीय समस्या है, सबके सहयोग की आवश्यकता है, कोई इसको अपने पांथिक चश्मे से न देखे, और सबको राजी करके फिर कानून ला करके फिर उसको सख्ती से 100% उसको लागू करेगा। और ये खुशी की बात और है कि ये जब एपिसोड जारी हुआ था और कई बार बोला गया था, जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये कट्टरवादी जो तत्व जिसके बीजेपी के हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आबादी बढ़ा रहे हैं, उस जो एपिसोडों में बताया गया था कि कैसे ये भारतीय जनता दल आबादी विस्फोट को रोक करके और कैसे रोकेगा, कि लोगों को समझाएगा और उनके सामने ये बात रखेगा कि यह राष्ट्रीय समस्या है, सबकी समस्या है, हमारे आने वाली नस्लों की समस्या है और बड़ी भयंकर समस्या है। तो इसमें सबका सहयोग की परम आवश्यकता है। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता दल की इस प्रस्ताव का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी ने, उन्होंने सहर्ष किया कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। जिनको ये बीजेपी के कट्टरवादी तत्व जो है वो बदनाम करके देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी राष्ट्र हित में कड़ी चीज लागू करिए
सबका सहयोग मिलेगा। लेकिन आपकी नीयत साफ हो तब ना। इन समूहों की नीयत ही खोटी है, इन समूहों की ये समस्या है। तो उस आबादी विस्फोट को ये समस्या नहीं मानते हैं। ये मोदी महोदय कहते हैं कि हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा आबादी का लाभांश है। ऐसे लोगों से यह देश क्या उम्मीद कर सकता है? जो देश को मिल रहा है सिवाय ऊंचे मंच वाला उपदेश, सबका साथ सबका विश्वास, तो मोदी महोदय न तो सबका साथ हो सकता है न सबका विश्वास हो सकता है। आपने छल से, नकली राष्ट्रवाद से लोगों का वोट बटोरा है और वो आपका नकली राष्ट्रवाद जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। मतलब कि अब इसके पहले इनका क्या चरित्र रहा है, लेकिन सामने से तो देखिए, जब से सीएए बना, कृषि कानून आया, इन दोनों में क्या चरित्र रहा इनका, बीजेपी वालों का और ये मोदी महोदय का। अच्छा, एक चीज और, जो कोरोना से इस संकट से हमारा देश गुजर रहा है, हमारे भारतीय भाई बहन उसको झेल रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं, उसके विषय में भारतीय जनता दल ने बहुत पहले स्पष्ट किया था कि ये इसका समाधान, इसका निदान, इसका इलाज सिर्फ इसमें है कि सख्ती से जो है, जो उसके गाइडलाइंस हैं, जो उसके दिशा निर्देश हैं, वो पालन कराए जाएं। मुश्किल से 15-20 दिन में वो जो है, चूंकि इसके ट्रांसमिशन की जो चेन है ये टूट जाएगी तो अपना ये कोरोना वगैरह सब मर जाएंगे, लेकिन सख्ती से। अब सवाल है सख्ती और अनुशासन। सख्ती और अनुशासन जो राजनीतिक दल हैं इनमें है ही नहीं। ये तो बहुत अराजक किस्म के हैं। किस तरह से इनका व्यवहार विधानसभाओं में होता है, संसद के अंदर होता है और इनके बाहर भी होता है, तो बहुत ही अराजक, इनडिसिप्लिन्ड ये वर्ग है राजनीतिक दल। और सरकार भी उन्हीं लोगों की है, तो सरकार भी ऐसे ही है, वो इनडिसिप्लिन्ड। कुछ अपवाद हो सकते हैं और जनता में भी वही इनडिसिप्लिन, वही जो है अनुशासनहीनता और वही एनार्कियस व्यवहार यहाँ भी है। तो चारों ओर जो है अनुशासनहीनता भी है, अराजकता भी है। ये जड़ है कोरोना के फैलने की। और इसी आग में वो घी का काम करती है। जब ये सत्ता की हवस में सत्ता चुनाव करवाते हैं, रैलियां करवाते हैं, ये भी वो इसी आग में घी का काम करती है। और खास करके कोरोना का संकट वो तब से शुरू हुआ, दूसरा दौर, कि कृषि कानून के नाम पर जो किसान आंदोलन आया था, लाखों लोग एक साथ हुए थे, बार बार बोला गया था यहाँ से कोरोना फैल सकता है, और वहाँ से फैला भी। तो सीए के नाम पर जो हिंसा हुई, इसको हमारे भारतीय भाई बहन बड़े गौर से और बड़े बहुत इसको विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल दृष्टिकोण से इसको देखें। हिंसा हुई, काफ़ी भारतीय भाई बहन इसके शिकार भी हो गए और हमारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। और यहाँ तक कि देश को इसे तोड़-फोड़ हिंसा के जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश, और देश ने देखा होगा कि इसमें भूमिका किसकी थी? एक भड़काने वाला। तो भड़काने वाली कौन थी? वही गद्दार सोनिया गांधी। और जो वोट अब ये सब टारगेट भी करते हैं तो किसको करते हैं? थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। अब शायद कुछ समझदारी आ रही है, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि ये मैंने इस जीएनपीसी वालों के या वाम दलों के इस टाइप से झूठ और अफवाह का सबसे पहले शिकार होते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन।
तो अब तो खैर भारतीय आवाम ताकत दल समझा भी रहा है, तो धीरे धीरे उनका ये मैंने ये भ्रम और इस तरह से दूर हो रहा है, लेकिन सबसे पहले शिकार होते हैं। तो उनकी इसी कमजोरी को देखते हुए सोनिया ने यही कहा कि रामलीला मैदान से बोली थी कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से ये उकसावा था कि हिंसा फैलाओ, उपद्रव करो, तोड़फोड़ करो। तो भड़काया जो है सोनिया गांधी, और फिर इसके बाद राहुल भी बोलता रहा, वो गद्दार, और गद्दार प्रियंका गांधी भी बोलती रही। तो ये रहे भड़काने वाले। कराने वाले कौन? केजरीवाल। केजरीवाल कौन है? इसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का ही वो एक अवतार है, उसी का एक इनकारनेशन है। तो उसने अपने जो एजेंट अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन, ये गद्दार बीजेपी और मोदी जी, ये जीएनपीसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका और केजरीवाल को तो अपनी गोद में बिठाकर बचा रहे हैं, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन दोनों को दिखा रहे हैं, अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को। ये सबसे बड़ी गद्दारी है इस देश के साथ, कि जो समस्या की जड़ है उसको बचाना, उसको पालना, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वे दिखावा करना। इससे समस्या नहीं जाती है। बार बार भारतीय जनता दल कहता है कि भाई इस देश से इन सबों से निजात चाहिए। बोला गया था कि ये मैंने सोनिया, राहुल, प्रियंका, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके, ताकि इनके मन में अपने मुल्क के खिलाफ क्या क्या मंसूबे पल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और उन मंसूबों को से इनको बेनकाब करना है देश के सामने, और बेनकाब करने के पश्चात इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजना, ये बार बार कहा गया। तो क्योंकि इस देश को इनसे निजात चाहिए, लेकिन जब ये बात आती है तो वहीं से ये बीजेपी वालों के, मोदी जी की देश के खिलाफ धोखेबाजी शुरू हो जाती है। ये क्या कहते हैं? भारतीय जनता दल कहते हैं कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक और अभिशाप है। बीजेपी वालों का ये प्रयास है कि भाई ये सिर्फ विरोधी हैं, ये देश के लिए खतरनाक नहीं है, देश के लिए गद्दार नहीं है, देश के दुश्मन नहीं है, देश के अभिशाप नहीं है। ऐसा साबित करने में ये जुटी है बीजेपी, जो है वो जीएनपीसी को बचाने में। और कई इसके प्रवक्ता बोलते भी हैं। और हाँ, एक वो आरएसएस का आता है कोई अनिवेश अवस्थी, वो बोलते हुए मैंने मिलता है कि भाई कि कांग्रेस को खत्म नहीं होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त जो है ये कोई बात नहीं है, उसको भी फैलना फूलना चाहिए, चूंकि वो विरोध पक्ष है। और बीजेपी के लोग राहुल को बस नासमझ और इसी टाइप का राजनीतिक नासमझ है, बस यहीं तक उनको पेश करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि जो इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा है, और देश ने देखा होगा, ये बीजेपी के कहने से बात मैंने वो तथ्य वो बदलते नहीं हैं और न बदलेंगे, कि जब भी देश पर संकट होता है तो ये देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। ये गद्दार राहुल, डोकलाम के मुद्दे पर भी देश ने देखा होगा कि रात के अंधेरे में ये हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है। अभी जो
पिछले साल जो चीन के साथ तनातनी हुई थी और 5-6 महीने हमारी सेनाएं वहाँ खड़ी थी, ये बराबर चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ माहौल ये बना रहा था। और खास करके सारी झूठ और प्रोपेगेंडा अफवाह जो 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 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसी की बातों उठा करके भारत के खिलाफ और चीनी पक्ष में तो इतना बड़ा गद्दार है। और इसी ने समझौता जब मैंने सोनिया मनमोहन या यूपीए की सरकार थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और यहाँ की जो जीएनपीसी ने समझौता किया था। समझौता में वो रिश्वत भी लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो इतने बड़े गद्दार हैं, इन गद्दारों को बीजेपी गद्दार के रूप में जनता न समझे न देखे। ये बराबर इसकी साजिश चल रही है बीजेपी की और मोदी जी की। ये जो गद्दारी इन दोनों की चल रही है, बीजेपी वालों की और मोदी जी की, इसको देखें, इसको देखने की जरूरत है। और इसको इनकी अच्छा, और इसके लिए करते क्या हैं कि यूट्यूब पर जितने इनके सिपह सालार हैं वो पप्पू की कहानियां सुनाते हैं। यह देश इस गद्दार राहुल को गद्दार न समझे, ना समझे, पप्पू की कहानियों में उसको आनंद उठाए, इसको पप्पू समझे, इसको देश के लिए खतरनाक न माने। अब यूट्यूब पर देखिए, भरमार है इसकी। और इसकी साजिश जरा देखिए। भारतीय वाम ताकत दल बराबर ये कहता है कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस, वाम दल और मीडिया। अच्छा, मीडिया की बात आई है तो मीडिया भी इस राहुल को, सोनिया को, प्रियंका को इस देश का गद्दार नहीं मानता है। उसके हर छोटी बड़ी बात को यह हमेशा दिखाता रहता है, उसको प्रासंगिक बनाए रहता है यह गद्दार मीडिया। और उस गद्दारी में अपने को राष्ट्रभक्त करने वाला सबसे पहले जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी वाला भी है, रिपब्लिक भारत वाला भी है, और बाकी जो चैनल हैं, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक इत्यादि जो है, वह जीएनपीसी के ही पक्ष में माहौल, राजनीतिक माहौल बनाते हैं। जो पूरा मिलाकर ये मीडिया जो है इस देश का बहुत खतरनाक शत्रु है। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे। और इसका इलाज कैसे होगा, एक तो इन समूह को देखना छोड़ दीजिए, यही एक उपाय है। अब इनके भाव में आपको समाचार कहाँ से मिलेगा, ये भी एक बात है। लेकिन इनको, चूंकि ये देश के दुश्मन है सर, ये देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं और बुलाते हैं। ये किसको बुलाते हैं? सुनील चोपड़ा को, जो ये कहता है कि खबरदार चीन का नाम मत लीजिए। थोड़ा भी इन समूह में मुल्क के प्रति गैरत है ही नहीं इन चैनलों को, कि जो आकर के उससे चैनल कहता है कि खबरदार चीन का नाम मत लो, चीन हमारा दुश्मन है। और ये खबरदार करता है इसी देश में रह करके, इसी देश के खिलाफ, और यहीं पर खाता है और इसी देश की थाली में छेद भी करता है। ये कम्युनिस्ट वाले सुनील चोपड़ा जैसे लोग उसको ये सब बुलाते हैं सब, और वही गंदगी अपने देश के सामने पेश करते हैं। ये गद्दार जो है वो चैनल वाले, वो इसके पहले सुना गया था कि कोई ये न्यूज़ वाला कंप्लेंट कर रहा था हमारे भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारी से कि गद्दार कहते हैं। अरे तुम आईना देखो ना, मुल्क के खिलाफ तुम क्या कर रहे हो, देखो ना। तो ये इनका रहता है। तो ये चैनल वाले और पत्रकारों का भी एक समूह है, जैसे एनडीटीवी के जितने भी पत्रकार हैं, रवीश कुमार, निधि राजदान, श्रीनिवासन जैन, मनोरंजन भारती, वो कौन उपाध्याय है,
संकेत उपाध्याय, निधि राजदान भी है, ये सब ने। और न्यूज़ 24 वाले संदीप चौधरी, मानक गुप्त आतंक में भी हैं, और जो ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, बरखा दत्त, शेखर गुप्त और राजदीप सरदेसाई और ये आरफा खानम और ये शैला रशीद, और कोई वानखेड़े करके है, कोई मोहन करके है, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, हाँ, संजय पुंगालिया, ये तमाम हैं। और इधर भी आ जाइए, जो गिरोह बना हुआ है, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, असदुद्दीन गिरोह और पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट और अर्बन नक्सल, और जो प्रिंट मीडिया में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से तो ये तो पक्का चमचा है, उसका जो एक विनोद शर्मा आता है, वो पक्का चमचा है जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी काकस का। तो द हिंदू सबसे गद्दार पेपर है इस देश का, द हिंदू। और द हिंदू के विषय में ये जो फैलाए हुए हैं बीजेपी वाले, अच्छा, और जिनकी बात अभी कही जा रही है, ये बीजेपी वाले, चाहे द हिंदू हो चाहे एनडीटीवी हो, खुशी खुशी बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्रीगण वहाँ जाकर इंटरव्यू देते हैं इन गद्दार चैनलों में। ये देखिए इन सबों को, इनको जरा भी इस बात का नहीं रहता है कि भाई ये देश के दुश्मन हैं। तो ये वाले, तो इनके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि भाई इनका शमन करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, इनका नाश करने की जरूरत है देश की सुरक्षा के लिए। तो और जब भी ये गतिविधि चलाते हैं तो ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं, भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ये देश विरोधी हैं, देश के लिए खतरा है, देश के शत्रु हैं। बीजेपी वाले इनको कहते हैं कि ये देश विरोधी नहीं है, ये देश के लिए खतरा नहीं है, ये देश के शत्रु नहीं है, ये मोदी विरोधी हैं। अब देखिए इस तरह से पेश करने में खतरा क्या है। एक तो इनका पूरा जो पाप जो है, ये देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ हैं, और देश के शत्रु हैं, और देश के लिए अभिशाप हैं। ये पूरा पाप जो है इसने बीजेपी ने धुल दिया। और ये कोई मोदी विरोध कहेगा तो मोदी एक राजनीतिक एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है, तो उनका विरोध तो स्वाभाविक है ना भाई, राजनीतिक तो विरोध तो होता ही है, तो वो कोई अपराध थोड़ी है। तो इन देश विरोधी ताकतों के पाप को धुलने का ये साजिश जरा बीजेपी वालों को देखिए, मोदी जी देखिए कि ये बोलते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं है। और इसी प्रकार का तर्क जो है ये देश विरोधी ताकतें भी देती हैं। जैसे रवीश कुमार बोलता है ना, रवीश कुमार क्या कहता है कि हम देश विरोधी नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं इसलिए लोग हमको देश विरोधी कहते हैं। तो उसका तर्क उठा लीजिए और बीजेपी वालों का तर्क उठा लीजिए कि इनको मोदी विरोध कहते हैं, और वो जो देश के दुश्मन ये पत्रकार रवीश कुमार जैसे बोलते हैं कि हम भी देश विरोधी नहीं है, क्योंकि हम मोदी विरोध है इसलिए हमको लोग देश विरोधी कहते हैं। दोनों का तर्क एक ही जैसा है,
बीजेपी वालों का भी और जो देश के दुश्मन किस्म के पत्रकार उनका भी। ये साजिश देखिए ना, तो सारे देश के दुश्मनों को किस तरह से उनके पाप को भी धुल रहे हैं और उनके खतरनाक चेहरे को भी ढक रहे हैं। ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले, मोदी जी। और मोदी जी के मन में जो बात छुपी है इन लोगों के प्रति, वो कहते भी फिरते हैं। सरेआम लोकसभा में बोला था ना कि जब तक मोदी हैं तब तक मजे लीजिए। मजे लीजिए मतलब कि देश में तबाही मचाइए, लोगों को भड़काइए, हिंसा भड़काइए, अस्थिरता करिए, किसान आंदोलन के जो है वो देश विरोधी किसान आंदोलन खड़ा करिए, किसानों को उसका शिकार बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय जो है मैंने भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के यानी भारत को अस्थिर करिए, भारत का नुकसान करिए। ये सबके लिए मोदी जी का पूरा आह्वान है कि जब तक मोदी है तब तक आप मजे लेकर ये सब करते रहिए। तो ये जो बीजेपी की जो धोखेबाजी है, गद्दारी है देश के प्रति, ये बिल्कुल गौर से देखना होगा। और इसमें शायद कुछ बीजेपी का कैडर ये विचार करने लगा है कि अब ये देश के अभिशाप हैं बीजेपी वाले, कुछ कैडर शायद अलग हुआ है। लेकिन भारतीय जनता का दल कहता है कि यह देश का महत्व जो सबके लिए है। बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में जितने भी उसके समर्थक हैं, बीजेपी का जो जमीन से जुड़ा हुआ जो नेतृत्व है, सबको विचार करना है कि ये सरासर ये बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, गद्दारी कर रही है, राष्ट्रवाद का नाम लेकर के। ये राष्ट्रवाद नहीं है। देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों को इस तरह से बचाना कि भाई ये देश विरोधी नहीं है बल्कि ये मोदी विरोधी हैं। हर वक्त ये इस देश को अस्थिर करने की साजिश ये मीडिया समूह, पत्रकार समूह, ये पूरा जीएनपीसी वाम दल वाले करते रहते हैं। इनको इनके पाप से धुलते हैं कि नहीं, ये देश के लिए खतरा नहीं है, ये मात्र सिर्फ मोदी विरोधी है। मोदी विरोध तो एक स्वाभाविक सी बात है और वो कोई अपराध है ही नहीं। कोई तो यहाँ तक अच्छा, और इस जीएनपीसी के सारे धंधे चल रहे हैं। 3000 क्लस्टर बसें चलवाई जा रही हैं मोदी जी के संरक्षण में। जितने व्यापारिक धंधे हैं, अब बिहार में चले जाइए, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बिल्डिंगें, सब जीएनपीसी के। और इस जीएनपीसी ने अपने शासनकाल में तमाम एनजीओ, बिल्कुल लोग कहते हैं कि एज ए मशरूम या कुकुर मुत्तों की तरह इसने फैलवा दिया था। और एनजीओ का मतलब होता है बाई एंड लार्ज, मोटा मोटी कुछ अपवादों को छोड़ करके ये काले धन को पार्क करने के लिए, काला धन को उसको पार्किंग के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ये जितने भी एनजीओ हैं, तो ये सारे जो है पनपाए गए हैं, फैलाए गए हैं, पाले पोसे गए हैं जीएनपीसी के द्वारा, और आज भी चल रहे हैं। ये केजरीवाल जो है नौकरी करते हुए ही एनजीओ इसने बना लिया था। तो भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग तो जो है ये अन्ना हजारे की वो आंदोलन में आने से पहले ये ले चुका है। ये केजरीवाल इस देश का जो गद्दार है। तो और इन दोनों में, बीजेपी के कैडर में और जीएनपीसी कैडर में क्या आपस में दोस्ती है, उसका एक नमूना कोई बता रहा था कि एक बार कोई बीजेपी का जो है वो स्टिकर लगा था कि भाई शायद बड़ा नेता था, और मणिशंकर अय्यर यही जंतर मंतर पर टहल रहा था। तो फिर वो गाड़ी से निकला बीजेपी वाला, तो बोला कि मणिशंकर अय्यर जी आप क्या है, क्यों बदल, क्या कोई बात नहीं, आइए बैठिए। तो इनका बहुत हेली मेली है, जनता के साथ धोखाधड़ी तो अलग है कि ये विरोधी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल हेली मेली हैं और गलबैयाँ चलती है। ये इनको जो इतने खतरनाक हैं
इनका जो चरित्र है, अरे अब यही ले लीजिए ना कि नेहरू कितना खतरनाक है। उसी नेहरू की पूजा करेंगे ये, उसी नेहरू की पूजा जो आरएसएस भी करता है। तो ये बहुत खतरनाक विषय है। बाद में हम बताएंगे कि किस तरह का ये सब प्रचार किए हुए थे। कि अब इस पर अगले आने वाले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा कि देखिए, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये फैलाए हुए थे कट्टरवादियों के जरिए कि इस देश की समस्याओं की जड़ मुसलमान है। जरा इस चीज को समझिए, बाई लाद। इसीलिए आप किसी से बात करिए जो कि बहुत बड़ा अपने को माने बिल्कुल वो निष्पक्ष करता है, वो बात करते करते 2-4 वाक्य के बाद फिर आ जाएगा कि इस देश की समस्याओं की जड़ में मुसलमान है। बात करके देखिए। और उसी प्रकार दूसरी ओर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये से जीएनपीसी ने उनके दिमाग में ये भर दिया कि इस देश की समस्याओं के लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है। तो इन दोनों तथ्यों को बड़ा ध्यान से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें कि कट्टरवादी ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, मतलब या हिंदू समाज कह लीजिए, और इसमें यह फैलाया कि देश की समस्याओं के लिए ये मुसलमान जिम्मेदार हैं और वही इस देश के दुश्मन हैं। इधर इस जीएनपीसी माने कांग्रेस ने ये अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज माने जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं उसके समाज में ये फैलवाया कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ जो है बीजेपी आरएसएस है। इन दोनों में बस तो दोनों ओर की सोच से जो इस देश का असली दुश्मन है जीएनपीसी, दोनों ओर से रक्षा हो रही है, दोनों से बच गया ना। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हैं, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हैं, आप लोग मिल बैठ करके तय करिए कि हमारा और इस देश का जो दुश्मन है वो जीएनपीसी है, न तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है, न तो बीजेपी आरएसएस वाले हैं। हाँ, लेकिन अब बीजेपी आरएसएस वाले ये गद्दारी जरूर कर रहे हैं कि अब इस जीएनपीसी को बचा रहे हैं, ये गद्दारी है। तो इसको और विस्तार से बताना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अब इनको नस्त में नाबूद करने की सोचिए। जितनी भी बाधाएं आएंगी अब सारी बाधाओं को पार करके मन मिठाने की, क्योंकि ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है। तो अब एपिसोड जो है वो लंबा न हो पाए, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।